जय हिंद साथियों। हो सकता है यूपीएसआई का पेपर आप देने के लिए निकल रहे हो, कुछ घंटे साथियों आपके पास हो, या हो सकता है साथियों आप रास्ते में हो यूपीएसआई का पेपर देने के लिए। तो ये समझ लीजिए साथियों, सिलेक्शन वाली वीडियो आपके हाथ लग चुकी है। अगर आपने इस वीडियो में एंट्री कर ली है परीक्षा से पहले पहले, एग्जाम हॉल में एंट्री करने से पहले पहले साथियों, तो आपकी किस्मत बदल सकती है इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि इस वीडियो में जितना कंटेंट मैं लेकर आया हूं, इन सारे के सवालों को अगर आप साथियों देख लेंगे तो मेरा मानना है कि पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा, पेपर आपका साथियों पास हो जाएगा। आप टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन हां लिस्ट में, सिलेक्शन वाली लिस्ट में साथियों नीचे नामों में से आपका नाम साथियों हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत तेजी के साथ चलूंगा क्योंकि समय साथियों कम है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि खूबसूरती कैसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। और अगर आपका भी जवाब डी था तो बिल्कुल सही था। पथ का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, मुझे बताइए। देखिए, पथ को हम लोग भानु पंछी पथिक नहीं कहते, पथ को राह कहा जाता है, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए साथियों, हस्व का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो हस्व का विलोम क्या होता है साथियों? दीर्घ होता है। आंसर अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए का लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट लगाया है। कह रहे कि जो बात पहले कभी ना हुई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसको साथियों अभूतपूर्व कहा जाता है, जो बात पहले कभी ना हुई हो। उसके बाद देखिए, स्थावर का विलोम मुझे बता दीजिए साथियों क्या हो सकता है। स्थावर का विलोम साथियों क्या होता है? मैं कहूंगा जंगम होता है साथियों। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम होता है। अगला देखिए, जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको सशक्ति कहेंगे, सशक्ति थोड़ी ना कहेंगे, उसको अशक्त कहा जाएगा। जिसमें शक्ति ना हो उसको साथियों क्या कहा जाएगा? अशक्त कहा जाएगा। अगला देखिए साथियों, डींग मारना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? यह भी आप लोग साथियों मुझे बता दीजिए। देखिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, बढ़ चढ़कर बातें करना, क्या इसी को ही कहा जाता है डींग मारना? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों, अगर आप अपने यूपीएसआई 2026 के एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं, जो आपका 14 और 15 मार्च 2026 को है, तो आपके उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है, जैसे कि यूपीएसआई हिंदी ऑल टॉपिक्स के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अगर एमसीक्यू टाइप से, और हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर है। अगर ये हिंदी के सवाल आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो मेरा मानना है कि इसमें से आपको इतने सवाल मिल जाएंगे कि लगभग 30 से 32 सवाल तो साथियों मिल जाना चाहिए। यूपीएसआई मैथ और रीजनिंग स्पेशली साथियों यूपीएसआई के लिए तैयार की गई अलग पीडीएफ है, और यूपीएसआई की करंट अफेयर 2025-26 के क्वेश्चन, और यूपीएसआई की साथियों पॉलिटी वन लाइनर से। यानी कि ये सारे क्वेश्चंस स्पेशली यूपीएसआई के लिए 2026 के लिए तैयार किए गए हैं, और सिर्फ 45 रुपीज में आपको दिए जा रहे हैं। लगभग 65 से 70% क्वेश्चन आपको साथियों देखने को मिलेगा। तो ये पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपीएसआई पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप वहां से पेमेंट करवाएंगे 45 रुपीज का, और टारगेट सिलेक्शन ऐप डाउनलोड करोगे। वहां पर यूपीएसआई वाले में आ जाना है साथियों, कंटेंट वाला जो ऑप्शन होगा उसमें आपको ये चारों पीडीएफ साथियों मिल जाएंगी, एक एक करके डाउनलोड कर देना। जब पेमेंट करवाओगे उसके बाद ही साथियों ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपके एग्जाम में जितना भी समय है, कुछ घंटे बाकी है, जैसा भी जितना समय है, एक बार सरसरी निगाहों से साथियों इस पीडीएफ को अपनी निगाहों से गुजार लेना। मेरा मानना है कि ये आपका एग्जाम बहुत आराम से साथियों क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इसको परचेस कर लीजिए। उसके बाद देखिए साथियों, जीवन का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। तो जीवन का विलोम क्या होता है साथियों? सम्मोहन होता है, या सचेत होता है, जरा होता है, मरण होता है? मैं कहूंगा साथियों जीवन का विलोम होता है मरण, और मरण का विलोम होता है जीवन। उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको ये बताना है निर्यात कैसे लिखा जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं साथियों, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है साथियों निर्यात। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश को छूने वाला, इसके लिए एक शब्द मुझे बता दीजिए। क्या उसको खगोलीय कहेंगे? नहीं। उसको आकाशीय कहेंगे? नहीं साथियों, उसको गगनचुंबी कहा जाएगा। आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द होता है गगनचुंबी। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि जागरण का विलोम बता दीजिए साथियों। जागरण का विलोम क्या होगा? देखिए, जागरण के अगर विलोम की बात करते हैं तो निद्रा होता है। जागरण का विलोम साथियों निद्रा हो जाएगा, और अनिद्रा का विलोम निद्रा हो जाएगा। सचेत का विलोम अचेत हो जाएगा, और जागने का विलोम सोना हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि पानी का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? पता पानी किसे कहते हैं? पानी कह सकते हैं साथियों हाथ को। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी जरूर साथियों क्लिक कर लीजिए। ठीक है ना? सही वर्तनी देखिए, विद्यार्थी कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए, साथ काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको तो सहकर्मी कहा जाता है। और सहकर्मी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। सर्प का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है? भूमि, देवता, भूधर, भुजंग। मैं कहूंगा भुजंग कहा जाता है साथियों सर्प यानी कि सांप को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि जो घाव
घाव पर नमक छिड़कना, इसका मतलब क्या होता है? कष्ट को और बढ़ाना, घाव के ऊपर नमक छिड़क देना, बीती बातें याद करना या दुखी व्यक्ति को दिलासा देना। मैं कहूंगा घाव पर नमक छिड़कने का मतलब होता है कष्ट को और बढ़ाना। उसके बाद देखिए गागर में सागर, इसका मतलब क्या होता है? गागर में सागर को भरना नहीं, अधिक शब्दों में अधिक विचार नहीं, कम विचार आना नहीं, थोड़े शब्दों में अधिक कहने को कहा जाता है साथियों कि गागर में सागर भरना। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि सद्भावना, है ना, सद्भावना शब्द में समास आपसे पूछा जा रहा है साथियों कौन सा है? तो मैं कहूंगा कर्मधारय समास यहां पर होगा। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में रस कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कागज का पुतला, इसकी ट्रिक बता देता हूं। कागज का पुतला कुछ बोलता है? कुछ नहीं बोलता है कागज का पुतला, वो बिल्कुल शांत रहता है, यानी कि इसमें कौन सा, इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? मैं कहूंगा शांत रस यहां पर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे के प्रथम चरण में सातों 13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आपसे पूछा जा रहा है सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? तो उपमा अलंकार है, रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है, लेकिन विशेषोक्ति अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। उसके बाद देखिए सातों यहां पर अगर हम लोग बात करें दूध जमाने पर दही के रूप में, दही के रूप में यहां पर खाली जगह हो जाता है, तो क्या हो जाता है साथियों? मैं यहां पर खाली जगह में आपको बताने कौन सा शब्द आएगा? प्रणत, परिणत या परिणति। मैं कहूंगा परिणत आएगा, यानी कि अगर बात करें दूध जमाने पर दही के रूप में वो परिणत हो जाता है। तो कुल मिला के आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कर का अर्थ इसमें से सातों कौन सा नहीं होगा? देखिए कर की अगर बात करें, कर को टैक्स कहते हैं, कर को उसके अलावा किरण कहते हैं, कर को हाथ भी कहते हैं, लेकिन कर को सूर्य नहीं कहते हैं, तो यही आपका जवाब होगा। अंधों की पढ़ने की लिपि का नाम क्या है सातों? जो अंधे लोग पढ़ते हैं ना सातों, वो ब्रेल लिपि पढ़ते हैं, तो ब्रेल लिपि अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अंधेर नगरी जो नाटक है, इसके रचयिता आपसे सातों पूछे जा रहे हैं, तो अंधेर नगरी नाटक का रचयिता सातों कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, आपको ध्यान रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? तो देवदास जो उपन्यास है, इसके उपन्यासकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? मैं कहूंगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? तो ये साथियों किस धारा के कवि हैं? जायसी साहब की अगर बात करें तो प्रेम मार्गी भक्ति धारा के हैं, है ना, प्रेम मार्गी भक्ति धारा के साथ वो कवि हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से सर्वनाम, इसमें सर्वनाम आपसे पूछा जा रहा है साथों, फटाफट ध्यान करके मुझे बता दीजिए। अगर बात करते हैं घर, कोई सर्वनाम थोड़ी ना है। आप, पहाड़, नदी, मैं कहूंगा आप शब्द जो है ये एक सर्वनाम ही तो है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विशेषण का प्रयोग कहां पर हुआ? राम जाते यहां पर नहीं हुआ है, सीताफल खाते यहां पर भी नहीं हुआ है, मेरी गाय काली है, बिल्कुल साथियों गाय के बारे में बताया गया है काली, तो गाय शब्द विशेष्य है और काली शब्द क्या है साथियों? विशेषण है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कर्ता क्या आया है सातु? ने आया है, मैं कहूंगा कर्ता कारक यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थल सातु कौन सा है मुझे बताइए? ओ का उच्चारण स्थान की अगर बात करें तो यह सातु कंठ ओष्ठ है। क्या कंठ ओष्ठ है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब होगा। चा और छ वर्ण का उच्चारण स्थान सातु कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये तालव्य के अंतर तालु के अंतर्गत आते हैं, है ना, चा छा जा झा उआ, और ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण की अगर पहचान करें तो जो का है ना, का वर्ण साथियों ये एक अघोष वर्ण होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो क्या आपका जवाब हो सकता है लड़का, घोड़ा, वधु, प्राण? मैं कहूंगा प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही तो होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। इच्छा स्त्रीलिंग है, राष्ट्र पुल्लिंग है, रक्षा स्त्रीलिंग है, योग्यता स्त्रीलिंग शब्द है। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द की अगर बात करें उपहार, ग्रंथ, मस्तक, ये सारे पुल्लिंग शब्द है, लेकिन रचना शब्द की अगर बात करें तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए मैं तस्वीर देखता हूं, यह वाक्य भूतकाल में होगा, है ना, मैं तस्वीर देखता हूं, अगर इसको भूतकाल में बनाएंगे तो मैं तस्वीर देखूंगा, ये तो भविष्य काल में हो जाएंगी। ये भी नहीं होगा मैंने तस्वीर देखी या मैं तस्वीर देखूं, मैं कहूंगा मैंने तस्वीर देखी, ये भूतकाल वाला वाक्य होगा, इसको बदलकर। उसके बाद देखिए लड़का चिट्ठी लिखता है, इस वाक्य में
वाक्य कर्मवाच्य में होगा। तो अगर इसको कर्मवाच्य में साथियों आप बनाओ तो कैसे क्या बनेगा? लड़का चिट्ठी लिखता है, लड़के ने चिट्ठी लिखा, ये होगा कर्मवाच्य में नहीं। लड़के से चिट्ठी लिखी गई नहीं, लड़के ने चिट्ठी लिखा नहीं, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, ये आपका साथियों कर्मवाच्य में हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया कि ये अशुद्ध है, ये तो शुद्ध है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अध्यापिका ने कहानी सुनाई, ये भी सही है। लड़के ने रोटी खाया, लड़के ने रोटी खाई होना चाहिए, यानी कि अशुद्ध वाक्य आपका यही है और यही आपका जवाब हो जाएगा। तो साथियों अब आपके सामने यहां पर 40 सवाल हिंदी के हो चुके हैं और 40 सवाल जीके, जीएस, यूपी, जीके, करंट अफेयर, मूल विधि के साथियों पॉलिटी के हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग और फिर मैथ्स है। यहां तक का सफर तय किया है तो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए आगे के क्वेश्चंस को भी साथियों आप लोग जरूर देखिए। देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये बात आप लोग कई बार मैं आपको बता चुका हूं। प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष, और नीति आयोग की अगर बात करें इसकी जगह पर जो है उसके भी अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री ही होंगे। उसके बाद देखिए राज्य को छोटे इलाकों में विभाजित किया जाता है ना, राज्य को छोटे इलाकों में विभाजित किया जाता है। इनको क्या कहा जाता है, किया जाता है, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक को फिर जिन्हें से, क्या लिखा हुआ है साथियों, जिनमें से प्रत्येक को फिर से कई पुलिस रेंज में विभाजित किया जाता है। मतलब पहले तो राज्य को छोटे इलाकों में विभाजित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको पुलिस जोन कहा जाता है, और फिर इस पुलिस जोन को फिर से कई पुलिस रेंज में विभाजित किया जाता है। तो ये यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छप सकता है। उसके बाद देखिए साथियों राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो मैं कहूंगा भारत के संविधान के तहत, संयुक्त राष्ट्र के तहत, राज्य मानवाधिकार संरक्षण के तहत या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। बिल्कुल साथियों राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है ना, ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत ही की जाती है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या होता है? तो सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, वित्तीय बाजार को विनियमित करना, या आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। बिल्कुल सही साथियों, राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य सीमा सुरक्षा की निगरानी नहीं करता, वित्तीय बाजार को भी साथियों नहीं देखता है, आपदा राहत कार्यों का प्रबंधन की अगर बात करिए, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, ये आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? क्या साथियों रसायन ऊर्जा है? नहीं। विद्युत ऊर्जा है या जैव विद्युत ऊर्जा है? मैं कहूंगा सौर ऊर्जा है साथियों पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण से असंतुलन का कारण बनता है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्या हरे पौधों का अत्यधिक बढ़ना ये पर्यावरण से असंतुलन का कारण बन सकता है साथियों? कैसे? बिल्कुल नहीं। जैव विविधता नहीं बन सकती है। अधिक नवीनीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना या बढ़ती मानव जनसंख्या? बिल्कुल साथियों बढ़ती मानव जनसंख्या ये तो पर्यावरण के असंतुलन का कारण बन सकती है। आंसर आपका इसलिए डी होगा। विश्व वन्य जीवन निधि का मुख्यालय साथियों कहां पर है मुझे बताइए? तो इंग्लैंड में है। कहां पर है साथियों? इंग्लैंड में है। राइट आंसर आपका डी है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं को केवल सरकारी नौकरी देना। पहली बात तो देखिए केवल शब्द आ जाए तो वो चीज गलत मान ली जाएगी, और महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उनका अधिकार और अवसर प्रदान करना। बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि महिला उद्यमियों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो क्या उसका नाम है? महिला ई हार्ट इसका नाम है। तो महिला ई हार्ट आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेस मेल तो नहीं कहते, इलेक्ट्रिक मेल भी नहीं कहते, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे कही जा रही कि एक ऐसी छवि जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है उसको अवतार कहा जाता है। अवतार आपका जवाब होगा। अगला देखिए मजदूर दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा 1 मई को साथियों मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो विद्युत का सुचालक कौन सा नहीं? देखिए चीनी मिट्टी के बर्तन ये नहीं है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, निकल है, चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। निकट दृष्टि दोष को भी कहा जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। तो मायोपिया आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए माचिस की तीलियों में सल्फर होता है ना? क्या होता है साथियों? कुल मिला के ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो क्या फास्फोरस होता है? बिल्कुल साथियों माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। सही जवाब आपका बी होगा। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है? तो
कहाँ साथियों, गोल्जिकाय में, रसधानियों में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां पर किया जाता है? रसधानियों में किया जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में ही संचित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो किसको साथियों? मेटोजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा इंसुलिन की कमी के कारण ही मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होती है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु से होने वाला इसमें से रोग कौन सा नहीं है साथियों? डेंगू बुखार, जुकाम, हैजा, एड्स। मैं कहूंगा हैजा जो है यह विषाणु जनित रोग नहीं है, क्योंकि यह जीवाणु जनित रोग होता है। उसके बाद देखिए साथियों, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कच्छ की खाड़ी की बात चल रही है। बिल्कुल भारत सरकार द्वारा कच्छ की खाड़ी ये समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कब घोषित किया गया था? 1982 में। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो जल प्रदूषण के कारण देखिए मियादी बुखार, हैजा, अतिसार, प्लेग। मैं कहूंगा प्लेग नामक जो रोग होता है यह जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है। इनमें से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए साथियों किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। यह आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, उलट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। वह दर जिस पर RBI विदेशी बैंकों से ऋण लेती है उसको कहते साथियों, उसको नहीं कहते, है ना। वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक RBI से नहीं, वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक विदेशी बैंकों से ऋण लेती है नहीं, वह दर जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है, ये आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो रहा है। यानी वो दर जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों से, है ना, व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है उसको ही उलट रेपो दर कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। तो कब पारित किया गया साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। 1956 में पारित किया गया भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात चल रही है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगस्त 2025 में किस शहर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा गया? तो कहां साथियों? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रखा गया। यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा गया था। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो कौन सा बना साथियों? गोमती नगर रेलवे स्टेशन। ये उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना। ये यूपी के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी किस शहर ने की? तो किस शहर ने की साथियों? गाजियाबाद ने की। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगस्त 2025 में किस राज्य ने ब्रिटेन के अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की? तो क्या आपका जवाब होगा? उत्तर प्रदेश आपका जवाब होगा बिल्कुल। यानी कि किस राज्य ने? तो अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चेवनिंग छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया। सही जवाब आप लोग साथ यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए, अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है? तो जलालाबाद को साथियों मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया है? आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां पर किया है साथियों? उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल बी नहीं बल्कि सी के साथ जाएगा। जो कोई स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध, मूल विधि के क्वेश्चन है साथियों। ये क्या कहा जा रहा है कि जो कोई स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 की धारा 3 या 4 का उल्लंघन करेगा वह दंडित हो सकेगा 2 वर्ष तक के कारावास से और 2000 रुपए तक के जुर्माने से। बिल्कुल सही साथियों, 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपए तक के जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। जो कोई स्त्री
ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना। अगला देखिए, खैर यानी कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 8 के अंतर्गत अपराध है। तो ये कैसा साथियों, संज्ञेय और जमानतीय अपराध है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कार्य स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 के अंतर्गत कर्मचारी का अर्थ है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए वो नियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, बिल्कुल सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी का अर्थ है। तो पुलिस अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा बेंगलुरु आपका जवाब होगा। यानी कि वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में बेंगलुरु शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। किसने युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का कार्यभार संभाला है? तो संजय साधु इनका नाम है और इन्होंने युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार संभाला है। रिटायर्ड जस्टिस रविन्द्रनाथ सामंत को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, कहां का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल का किया गया है। जस्टिस रविन्द्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। क्रिस्टल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7% रहने का अनुमान लगाया है। ये बात आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद साथियों आपने यहाँ पर अब हिंदी के क्वेश्चंस देख लिए और पूरी जीके जीएस पॉलिटी करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख लिए। अब साथियों हम लोग वो रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको देखने को मिलेंगे साथियों आपकी शिफ्ट में। देखिए तो पहला सवाल साथियों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। ठीक है, उत्तर की दिशा की तरफ देख रहा है। तो उत्तर की दिशा, मान लीजिए वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। कह रहे कि वो 101 बार दक्षिणावर्त दाएं घूमने पर अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर अगर बात करें साथियों, उसका मुंह अभी किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। वो 101 बार दक्षिणावर्त दाएं घूमता है, यानी कि 101 बार 90 डिग्री में वो घूमता है दाएं तरफ। एक बार इधर घूमा, फिर दूसरी बार घूमेगा तो इधर आएगा, फिर तीसरी बार घूमेगा तो उसका मुंह इधर होगा, चौथी बार घूमेगा तो उसका मुंह इधर होगा। तो अगर साथियों इसको 101 बार ना घुमाकर अगर इसको 100 बार घुमाएं 90 डिग्री, तो इसका मुंह किस तरफ रहेगा साथियों? उत्तर की तरफ ही रहेगा। लेकिन 101 कहा गया तो 101 बार और अगर घुमाओगे तो इसका मुंह साथियों अब किस तरफ हो जाएगा? एक तरीके से अगर बात करते हैं पूर्व की तरफ हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा? पूर्व की तरफ हो जाएगा। तो बस पूर्व आपका जवाब हो जाएगा। उसका मुंह अब किस दिशा में होगा? मैं कहूंगा पूर्व में होगा और पूर्व ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि एक घड़ी में 4:30 हुए हैं। ठीक है, यदि इस समय मिनट की सुई पश्चिम दिशा में, देखिए 12 हो गया साथियों, 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। क्या कहा जा रहा है? 4:30। तो घंटे वाली सुई कुछ यहां पर होगी और मिनट वाली सुई साथियों कुछ यहां पर होगी। 4:30 बजे इस समय मिनट की सुई पश्चिम दिशा में हो, लेकिन अभी दक्षिण में है। कह रहे हैं कि साथियों पश्चिम में, यानी कि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दिया है। तो जब 7:15 बजेगा तो मिनट की सुई किस तरफ होगी? तो भाई साहब देखिए जब 7:15 बजेगा तो मिनट की सुई की अगर बात करें इस तरफ होगी, लेकिन दक्षिणावर्त जब इन्होंने इधर को घुमाया है तो मैं यहां पर भी साथियों दक्षिणावर्त यहां पर घुमा दूंगा 90 डिग्री। तो अब साथियों मिनट की सुई किस दिशा में होगी? मैं कहूंगा दक्षिण में होगी। तो दक्षिण आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए साथियों? इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आपके एग्जाम में सवाल आपसे साथियों पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा इन सारे सवालों को। इसमें क्या कहा गया है? आपसे कहा जा रहा है कि वृत्त के फलक के विपरीत पर कौन सा प्रतीक दिखाई दे? वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त कुछ ऐसे होगा, यानी कि वृत्त की अगर बात करें ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके विपरीत आपको बताना है। ये जो दिख रहा है इसके विपरीत आपको बताना है। देखिए ये आपका क्या है? ये वृत्त है। इसके आसपास क्या है? एक तो 4 भुजें हैं, 4 भुजाओं वाला, यानी कि वर्ग हम लोग कह सकते हैं, और एक ट्रायंगल है। और देखिए वर्ग यहां पर भी है, ट्रायंगल यहां पर भी है। तो मैं कहूंगा वृत्त का विपरीत क्या हो जाएगा? ये डबल सर्किल वाला हो जाएगा। तो डबल सर्किल वाला आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया साथियों? अगर सेम सेम होती है, देखिए ये और ये सेम सेम है, तो इसका विपरीत क्या होगा? ये होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 15 जनवरी 2012 को बुधवार है, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? मुझे बताइए। देखिए
ये 2012 की अगर बात करते हैं ना साथियों, ये लीप वर्ष है ना, ये लीप वर्ष है साथियों, 4 से कट रहा है, लीप वर्ष है, तो इसमें जो फरवरी महीना होगा वो 28 की जगह साथियों 29 का होगा। अगर ये लीप वर्ष ना होता और फिर आपसे पूछा जाता कि 15 जनवरी 2000 इतने को इतना बुधवार है, तो 15 जनवरी उसके अगले साल पे कौन सा दिन होगा, तो सिर्फ हम एक बढ़ा देते, यानी कि बुधवार में एक बढ़ाओगे गुरुवार आ जाता, तो साथियों गुरुवार हो जाता। लेकिन 28 की जगह 29 है, तो साथियों हमें अब +2 करना पड़ेगा, 2 दिन हमें यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। तो बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद साथियों क्या, शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार होगा कब, 15 जनवरी 2013 को। तो शुक्रवार आपके इस क्वेश्चन का जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि 12C3 है, 24E5 है और 36G7 है। ये कैसे आ रहा है साथियों, ये और उसके बाद जो यहाँ पर आएगा वो आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा आसान तरीके से समझे, जैसे कि ये क्या है, ये 12 है, 12 से 24 हो गया है, 24 से 36 हो गया है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर अब 48 आना चाहिए, और 48 आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 हो गए, यहाँ पर 7 हो गए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 9 आना चाहिए। यहाँ पर C है, C के बाद D को छोड़ा E आया, E के बाद F को छोड़ा G आया, G के बाद H को छोड़ेंगे साथियों I यहां पर आ जाएगा। तो 48I 9 कहां पर लिखा हुआ है, अगर देखिए ये हम I मान ले तो हमारा ये जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 48I और 9 यहां पर जवाब हो जाएगा, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कहने के प्लस का अर्थ साथियों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, प्लस का अर्थ भाग है ना, और भाग का अर्थ क्या है साथियों, प्लस है ना, और माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है साथियों, गुणा का अर्थ यहां पर बताया गया माइनस। तो आपको इसको सॉल्व करना है, क्या है, 32 16, ये देखिए भाग है, इसमें कुछ दिक्कत है टाइपिंग में, 32 + 16 भाग 24 - 8 गुणा 180, ठीक है ना। तो इन नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं, 32 हो गया आपका, 16 हो गया, 24 हो गया, 8 हो गया और साथियों 180 हो गया। अगर बात करते हैं प्लस, प्लस का मतलब क्या है, भाग है तो यहाँ पर भाग आ जाएगा, भाग है, भाग का अर्थ क्या, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। माइनस की अगर बात करें तो माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा है, और गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या है साथियों, माइनस। इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए, देखिए 16 कम 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। 24 की गुणा 48 से करोगे कितना आएगा, 4 8 आपका 32 हो जाएगा, है ना। 8 दूना 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और माइनस आपका 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा 194, 194 में से 180 घटाओगे साथियों कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो कुल मिला के 14 कहां पर है, 14 आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि यदि एक अंग्रेजी जो वर्णमाला है इसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब बाएं से 70वें अक्षर के दाएं तीसरा साथियों क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमालों को विपरीत क्रम में लिख देते हैं साथियों, देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसको साथियों आसानी तरीके से आप लोग यहां पर समझिए, देखिए क्या कहा गया है कि तब बाएं से, बाएं से मतलब इस तरफ से 70वां अक्षर क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 अक्षर पर क्या आया साथियों, जे आया। तो कहा रहे कि 70वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, 1 2 3, तीसरा अक्षर क्या होगा, जी होगा, यानी कि जी कहां पर है, जी आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है साथियों आपसे, कथन यहां पर है और धारणाएं आपको दे रखी हैं। फैक्ट्री के अंदर धूम्रपान ना करें, यह सुरक्षा की दृष्टि से सही है। चलिए तो धारणाओं की अगर बात करें, कहा आपसे जा रहा है कि श्रमिक आमतौर पर ऐसी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते। नहीं साथियों, गलत है। श्रमिक सूचनाओं पर ध्यान देते हैं, सूचनाओं पर ध्यान देते हैं तभी ये सूचना यहां पर लगाई गई है। कारखानों के अंदर सुरक्षा वांछनीय है, ये बिल्कुल साथियों सही हो जाएगी, तो गलत हो जाएगी, तो गलत है। हम ऐसा थोड़ी ना मानेंगे, इस चीज को हम सोचकर थोड़ी ना ये सूचना यहां पर लगा रहे हैं कि श्रमिक आमतौर पर ऐसी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देंगे, देते हैं तभी लगाई है कि फैक्ट्री के अंदर धूम्रपान ना करिए, सुरक्षा की दृष्टि से सही है। अच्छा ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, कारखानों के अंदर सुरक्षा वांछनीय है। वांछनीय का मतलब क्या होता है साथियों, देखिए जो चाहते, यानी कि जैसा होना चाहिए। कारखाने के अंदर सुरक्षा लोग चाहते हैं या सुरक्षा होना चाहिए, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरी वाली आपकी धारणा बिल्कुल सही है, ये आप लोग ध्यान रखें। अगला देखिए साथियों, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक
प्रतिभाशाली, यानी कि जापान देश में जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सारे के सारे प्रतिभाशाली हैं। दूसरा कदम देखिए, जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जापान में जो चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो भी प्रतिभाशाली होंगे। पहली बात ये आपके ध्यान में आना चाहिए। कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं और जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, तो चीनी वैज्ञानिक भी प्रतिभाशाली होंगे, ये गलत हो जाएगा। यहां पर कह रहे नहीं है, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कथन के अकॉर्डिंग दूसरा वाला है। उसके बाद देखिए, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं। यहां पर अगर बात करें, देखिए सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, ऐसा सा तो हम नहीं मान सकते। कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ये आपके सही हो जाएं। क्यों? क्योंकि कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वहां पर, है ना। तो कुल मिला के दूसरा वाला और चौथा वाला आपका सही है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा? दूसरा वाला और चौथा वाला आपका सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि एक टीवी 8500 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए 8500 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, यानी कि 85% में वो उस टीवी को बेचा जाता है। अरे भाई 15% का नुकसान हो रहा है तो 85% में बेचा जा रहा है, और 85% में बेचा जा रहा है तो 50 से 100 में बेचा जा रहा है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए करना है तो मैं कहूंगा उसको 105% में बेचा जाना चाहिए। तो 85% की वैल्यू 8500 है, 105% की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। देखिए 8500 हो गया बटे आपका 85 हो गया, ये हो गया आपका 1% की वैल्यू। इसकी गुणा 105 से कर लीजिए, आपको 5% के लाभ के साथ वो वस्तु का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। 85 कम 85 100 हो जाएगा। 1005 में 100 की गुणा हो जाएगी तो 10,500 आ जाएगा। यानी कि अगर 5% का प्रॉफिट चाहिए तो उसका विक्रय मूल्य 10,500 होना चाहिए, और 10,500 कहां पर है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 रुपए में बेचने की योजना बनाई, जिस पर उसे 10% की हानि होगी। यानी कि अगर बात करते हैं 10% की हानि होगी, देखिए 90% में बेचा गया, 10% की हानि हो रही तो 90% बेचा गया, और जब वो बेचा गया तो 8500 रुपए में सातों बिकी। कहने के 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? सेम टू सेम सातों पिछले क्वेश्चन की तरह ये आपका क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं तो इसको 20% का लाभ के साथ बेचना है तो इसको 120% में बेचा जाना चाहिए। देखिए 4500 बटा 90 कर देंगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 120% में बेचना है क्योंकि 20% का प्रॉफिट भी लेना है, 100% तो उसका क्रय मूल्य होगा। 9 0 से 0 कटेगा, 9 से 45 कटेगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। मैं कहूँगा साथों यहाँ पर 6000 रुपये आपका जवाब हो जाएगा। उसे 6000 रुपये में अगर बेचा जाए तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि कागज का प्रभार 55 प्रति किलोग्राम है। अगर 1 किलोग्राम कागज 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करता है तो 8 मीटर कोर वाले घन को कवर करने में कितना खर्च आएगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पर घन की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अगर बात करते हैं साथियों घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसकी अगर बात करें तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें a क्या है, a भुजा है जो कि 8 है, तो 6 गुणा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना निकलेगा साथियों? 6 गुणा 8 64 हो जाएगा। अगर आप इसकी गुणा कराओगे 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, ये आपका 38 हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों क्या कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल साथियों कितना आपका निकलेगा? 384 मीटर स्क्वायर निकलेगा। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें, कहा गया है कि अगर 1 किलोग्राम कागज 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करता है, टोटल क्षेत्रफल कितना निकला है साथियों? इतना निकला 384। तो मैं कहूँगा 1 किलोग्राम कागज 192 क्षेत्रफल को कवर करता है, ये तो इसका डबल है ना साथियों, ये तो मैं कहूँगा 2 किलोग्राम, ये तो 2 किलोग्राम को कवर करेगा। ये 192 का दुगना होता है 384, तो 1 किलोग्राम कागज इतने क्षेत्रफल को कवर करता है, तो ये साथियों मैं कहूँगा 2 किलोग्राम को कवर करेगा इतना क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो आपसे कहा जा रहा है कि 8 मीटर कोर वाले घन को कवर करने में कितना खर्च आएगा। देखिए अगर बात करते हैं साथियों 55 रुपए प्रति किलोग्राम है, 2 किलो आया है, तो मैं कहूँगा 55 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो 110 रुपए का टोटल खर्च आएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? ए होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य
एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, यदि लाभ कितना होता है, लाभ 28% होता है, तो एक्स का मान सातों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें, सिंपल सी बात है, देखिए 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है ना, ये एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर सातों हमें क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता चल जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य के नीचे सेलिंग प्राइस आ जाएगा और ये बराबर एक्स हो जाएगा, और यहां पर 32 आ जाएगा, ये बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि सातों क्रय मूल्य अगर x है तो विक्रय मूल्य कितना है, 32 है। इतनी बात सातों क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि अगर लाभ 28% है। देखिए एक सूत्र होता है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्रय मूल्य अगर आप निकालना चाहते हैं, है ना तो आपको क्या पता होना चाहिए साथों, आपको विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, फिर गुणा यहां पर 100 लगा देना चाहिए, आपको 100 प्लस लाभ लिख देना चाहिए, ये आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। और यही आपसे पूछा जा रहा है साथियों, है ना क्योंकि जो क्रय मूल्य है वो x है, तो x का मान आपको बताना है। तो विक्रय मूल्य यहां पर कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य साथियों 32 है, गुणा आपका 100 आ जाएगा, 100% लाभ 100 आ गया। लाभ कितना है, लाभ यहां पर 28 दे रखा है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 3200 और ये आ जाएगा आपका 128। इसको कैलकुलेट करिए साथियों, देखिए क्या आता है। 4 से कट करें, 4 3 12, 4 2 8, 4 8 32, ये 800 हो गया ठीक है ना। 8 चौक आपका 32 और यहाँ पर 100 आ जाएगा। 4 को कट करोगे 100 या ऊपर है, 4 नीचे, तो सातु 25 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ x का मान कितना होगा, x का मान सातु 25 होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। अंतिम नहीं है, एक और है सातु, ये वाला देखिए। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि सोना एल्यूमिनियम की तुलना में 12 गुना भारी है और तांबा एल्यूमिनियम की तुलना में 5 गुना भारी है। तो एल्यूमिनियम की 8 गुना मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में सोना और तांबा मिश्रित होना चाहिए। बहुत आसान सवाल है। देखिए साथियों मैं कैसे करता हूं, देखिए यहां पर जो जिक्र किया गया है साथियों वो सोने का किया गया है और तांबे का यहां पर जिक्र किया गया है। ठीक है ना। देखिए कहा गया है कि सोना जो है ना एल्यूमिनियम की तुलना में 12 गुना भारी है। ठीक है, सोना की अगर बात करें 12 गुना भारी है एल्यूमिनियम की तुलना में, और तांबा जो है ये एल्यूमिनियम की तुलना में साथियों 5 गुना भारी है। तो मैं कहूंगा सोना और तांबे का अनुपात जो हो जाएगा वो 12:5 हो जाएगा। उसके बाद कहेंगे तो एल्यूमिनियम की 8 गुना मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए, 8 गुना मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में सोने और तांबे को मिश्रित होना चाहिए। अब साथियों डिफरेंस निकाल लीजिए इनका। 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, और 5 में से या 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं 3:4, यानी कि 8 गुना मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 3:4 के अनुपात में सोना और तांबा मिश्रित होना चाहिए। ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगला और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि ये नियत किया गया है कि 780 रुपए, क्या साथों 780 रुपए को पी क्यू आर के बीच 1:2:3 के अनुपात में वितरित किया जाए। ठीक है, लेकिन गलती से वितरण के अनुपात में अब यहां पर एक दिक्कत है। यहां पर आपको एक अनुपात दे रखा है। कितना अनुपात दे रखा है यहां पर मैं आपको बता देता हूं, 1:3 और अनुपात 1/4। ये कहां पर आएगा, ये पूरा यहां पर आएगा के और अनुपात के बीच में। ठीक है यहां पर आएगा, सॉरी, है ना। गलती से वितरण 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में किया गया। तो इस गलती से क्यू को कितना नुकसान हुआ। ये सवाल बहुत आसान है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले जैसे ये अनुपात है ना, उसी टाइप से इसको बदलो। कैसे बदलोगे साथियों, जो नीचे वाले नंबर होते हैं इनका सबसे पहले एलसीएम निकाला जाएगा। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। अब 12 की गुणा साथियों इसमें हो जाएगी, है ना। चलिए अब देखिए कितना आ गया, 2 छंग 12, ये 6 हो गया। ये कितना आ गया, 3 चौक 12 और 4 3 12। तो ये आपका हो गया। ये कितना, ये पी क्यू ये आर है। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें क्यू की बात चल रही है, क्यू ये है तो 780 है और क्यू कितना यहां पर 2 है, तो 2 आ जाएगा। नीचे इन सब का योगफल आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको देखना है। अब इसको देखिए यानी कि अगर बात करते हैं सातों 780 है, क्यू यहां पर क्या है 4 है, तो 4 आ जाएगा और नीचे इन सब का योगफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इसको जरा कट करिए, 6 कम 6, 6 3 18, 130 आ गया। 130 दूना कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा यहां पर। इसकी अगर बात करें 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 60 आ गया।
6 चौका आपका 24 यानी कि 240 आ गया। तो आपसे कहा जा रहा था कि गलती से इतना कर दिया गया तो गलती से क्यू को कितना नुकसान हुआ। 260 से 240 हो गया, कितना नुकसान हुआ? 20 का नुकसान हुआ। तो 20 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं, इस वजह से जो है वो थोड़ी आवाज़ बोलने में मतलब दिक्कत आ रही है। खैर कोई बात नहीं, वीडियो मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, अभी तक आपने यूपीएसआई की जो 45 रुपीज़ वाली पीडीएफ है, अगर आपने नहीं लिया है तो इस पीडीएफ को साथियों ले लीजिए, आपके ये बहुत काम आने वाली है। यानी कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको साथियों हिंदी दी जा रही है, मैथ दी जा रही है, रीजनिंग दी जा रही है साथियों, और जीके वगैरह भी दी जा रही है ना, पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, और करंट अफेयर भी आपको साथियों दी जा रही है। तो ये अगर बात करते हैं साथियों, इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जस्ट उस क्वेश्चन के नीचे ही आसान भाषा में आपको दिया गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए, 45 का पेमेंट करवाइए साथियों, और टारगेट सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड करिए। वहां से इन पीडीएफ को साथियों आप लोग डाउनलोड करके एक बार सरसरी निगाहों से अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये काम करिए। उसके अलावा ऑल क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके सारी क्लासेस को भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उनको भी साथियों जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।